Hello, my dear students. Welcome again to lecture number 9 of chapter 7 System of Particles and Rotational Motion. और आज के टॉपिक में बात करेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में कुछ रिलेशंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फिनोमेनन बताए मैंने आपको कि किस तरह से अर्थ अगर श्रिंक हो जाए या रेडियस बढ़ जाए तो क्या चेंजेस डे और नाइट के टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगे भाई। इस तरह से आज हम बात करेंगे आगे और होपफुली ये लास्ट लेक्चर होगा टॉपिक के अकॉर्डिंग। रिवीजन हम बहुत करेंगे इसकी। तो अब रोलिंग मोशन की बात करते हैं। रोलिंग मोशन कैसा होता है? एक स्लाइडिंग था और एक रोलिंग है। पांचवें चैप्टर में आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए हम व्हील्स का यूज करते हैं एक व्हीकल के लिए, क्योंकि बिना व्हील्स के उसे खींचना बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। रोलिंग मोशन की क्या कंडीशन होती है? पहली बात तो अगर एक व्हील कंसीडर किया जाए, अगर एक व्हील कंसीडर किया जाए तो इस तरह से एक व्हील की बात करते हैं तो एक सर्कुलर होता है भाई व्हील इस तरह से। तो ये एक सर्कल है, एक डिस्क मान लीजिए इसको, गाड़ी का टायर है तो एक तरह की डिस्क है ये, या आप ट्रेन का टायर मान लीजिए, पहिया मान लीजिए, वैसे व्हील है ये। एक ट्रेन का व्हील बिल्कुल एक सॉलिड डिस्क होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से। तो ट्रेन का जो व्हील होता है उस व्हील की बात कर लें तो इस व्हील का एक सेंटर होगा जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और ये इस व्हील का सेंटर ऑफ मास भी है भाई। ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास भी कहलाएगा, क्योंकि जितनी भी सिमेट्रिक बॉडी है उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है, ऐसा आप जानते हैं इस तरह से। और ये व्हील क्या कर रहा है? जब इंजन इसके ऊपर टॉर्क लगाता है तो ये इंजन क्या करना चाहता है भाई, ये व्हील क्या करना चाहता है? रोटेट करना चाहता है। जब ये व्हील रोटेट करना चाहता है, ये तो कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करना चाहता है। सोचिए ये अगर एक ही जगह पर रोटेट कर रहा होता, अगर ये एक ही जगह पर रोटेट कर रहा होता तो इस तरह से, जैसे आप एक फैन को घुमा रहे हैं, एक ही जगह पर रोटेट करता है। इसके ऊपर इस तरह से टॉर्क लगाया गया है। मैं आपको होमवर्क में एक फिनोमेनन देता हूं पढ़ने के लिए। साइकिल चला रहे हैं आप, तो जब आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल पर पैडल चला रहे हैं, तो पैडल चलाने से साइकिल का पिछला टायर रोटेट होना चाहता है और साइकिल आगे चलती है। आप मुझे सोचकर ये बताइएगा कि जब पिछला पहिया घूमना चाहता है, यहाँ जब मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप सोच पाएंगे, तो साइकिल के पिछले पहिए पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, और अगले टायर और सड़क के बीच में, रोड के बीच में फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन है। अगले टायर पर और पिछले टायर पर फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन है जब साइकिल को हम आगे चला रहे हैं। फिर अगर मैं साइकिल पर ब्रेक्स अप्लाई करूं, पिछले टायर पर ब्रेक्स अप्लाई करूं, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरह से सोचकर बताइएगा दोनों जवाब। फिलहाल रोलिंग मोशन क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक सरफेस पर भाई, अगर ये व्हील किसी सरफेस पे ना रखा जाए, अगर ये व्हील मान लो किसी सरफेस पे ना टच किया जाए, सिर्फ एक ही जगह इसे क्या करने दिया जाए? रोटेट करने दिया जाए। सिर्फ एक जगह पर अगर इसे रोटेट करने दिया गया होता, तो ये जब व्हील रोटेट करती इस तरह से, तो ये एक ही जगह पर रोटेशन हो रही होती, इसकी ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रही होती, और इसका रेडियस कुछ r है। तो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लेता हूं इस तरह से। तो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लिया गया इस तरह से।
अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जो है वो वेलोसिटी है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इसका रेडियस r है। इस तरह से अगर मान लो ये रोटेट करना चाहती है, तो ये जब रोटेट कर रही है एक ही जगह पर, अगर इस तरह से ये किसी सरफेस के टच में नहीं, तो ये एक ही जगह पर रोटेट करती रहती है। अगर रोटेट करती रहती, इसका मतलब ये जो ऊपर पॉइंट है, एक बिल्कुल टॉप पर एक पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी होगी। क्या वेलोसिटी होगी भाई? ये वेलोसिटी है इसके पास ड्यू टू रोटेशन है। ये वेलोसिटी है इसके पास रोटेशन के कारण, क्योंकि ये व्हील रोटेट कर रहा है। ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये व्हील क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ये जो ऊपर टॉप पर एक पार्टिकल है ए, इस पार्टिकल की एक वेलोसिटी है रोटेशन के कारण ROT, और ये बराबर है ओमेगा इंटू में आर के। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है जिससे ये रोटेट कर रही है। तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा इंटू में एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस जो होगा, ये इसकी रोटेशन के कारण लीनियर वेलोसिटी लिखी जा सकती है। क्योंकि ये व्हील रोटेट कर रहा है, तो इसका हर एक पार्टिकल मोशन में है और वो भी रोटेट कर रहा है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी लिखी जा सकती है ओमेगा इंटू में आर लिखी जा सकती है। ठीक इसी तरह से रोटेशन के कारण मैं बात करूं तो बिल्कुल ये अपोजिट में एक पार्टिकल की बात करते हैं भाई, बिल्कुल यहाँ नीचे बात करते हैं बी पार्टिकल की। ये तो रोटेशन के कारण, रोटेशन इस तरह से हो रही है, तो ये पार्टिकल रोटेशन के कारण इधर की तरफ जा रहा है। रोटेशन के कारण इसकी भी वेलोसिटी ओमेगा इंटू में कितनी है? आर। दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो सेम है आर, तो दोनों की रोटेशन के कारण वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ये पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये बिल्कुल टॉप पर जो पार्टिकल बैठा है, सबसे ऊपर जो पार्टिकल बैठा है, इस टॉप पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल ये बॉटम में जो पार्टिकल बैठा है इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये एक ही जगह पर रोटेट करते रहेंगे तो ये इस तरह से घूमते रहते भाई, रोटेशन करते रहते इस तरह से। लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है इस तरह से। सेंटर ऑफ मास जो है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था भाई। अगर रोटेशन फैन की तरह एक ही जगह पर हो रही है, तो बिल्कुल बीच में जो पार्टिकल है वो तो अपनी जगह पर कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, इसलिए उसकी कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस 0 है। तो ये पार्टिकल अभी रेस्ट पर है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ओमेगा आर से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ओमेगा आर से, ये इनकी वेलोसिटीज है। लेकिन अगर ये व्हील किसी सरफेस के साथ टच किया गया है, मतलब ये व्हील किसी सरफेस पे रखा हुआ था इस तरह से, ये व्हील किसी रफ सरफेस पर रखा हुआ है इस तरह से, अब ध्यान से सुनिए, तो ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये कोई इस तरह का एक रफ सरफेस है, ये व्हील तो इसके साथ टच में है। मैं किसी व्हीकल की, साइकिल की, बाइक की, स्कूटी की, कार की, ट्रक की या ट्रेन की बात करूं, तो ये ट्रेन का जो व्हील है वो फ्री नहीं है, मतलब एक ही जगह पर नहीं घूमता रहेगा भाई, फिर ट्रेन चल थोड़ी पाएगी। ये व्हील अब किसके टच में है? सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ टच में है। ये रेल है और रेल की पटरियां, ट्रेन मतलब गाड़ी, रेल मतलब जो वो ट्रैक बिछाएगा उसे रेल कहते हैं भाई, तो इसलिए उसे रेल गाड़ी कहा जाता है। तो ये रेल है या ये रोड है। जब ये व्हील टच में आएगा रोड के, तो देखिए ये व्हील अपनी ही जगह पर क्या करना चाहता है? रोटेट करना चाहता है। अब साइकिल, स्कूटी या बाइक का वो बीच में डबल स्टैंड लगाएंगे, डबल स्टैंड लगाने के बाद अगर स्पीड देंगे, पिछला व्हील हमारी स्कूटी का या बाइक का एक ही जगह पर गोल गोल घूमेगा, रोटेट करेगा। हर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, हर एक पार्टिकल की कुछ न कुछ क्या है? वेलोसिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कोई पार्टिकल कंसीडर किया जिसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। तो ये इसकी बात करूं तो ये इस तरह के सर्कल में घूमेगा,
और इस तरह के सर्कल में घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी होगी, टेंजेंट डालूं, ये इसकी वेलोसिटी किसके कारण है, रोटेशन के कारण है। ये इसकी वेलोसिटी किस कारण से है, रोटेशन के कारण है, क्योंकि ये यूं रोटेट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और ये वेलोसिटी किस कारण से है, रोटेशन के कारण है। इस ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल इस डायरेक्शन में है, रोटेशन के कारण है। इस नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल इस डायरेक्शन में है, रोटेशन के कारण ये वेलोसिटी है। अब एक ही जगह पर रोटेट कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ थी, मैग्नीट्यूड ओमेगा आर, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ थी, ओमेगा आर। सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं थी अगर ये एक ही जगह पर रोटेट कर रहा था। बट अब मैंने इस व्हील को सरफेस के साथ टच में रख दिया है। आप देखिए भाई, ये जो पार्टिकल है भाई, बिल्कुल इसका बिल्कुल बॉटम वाला जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। रोटेशन के कारण जो इसे वेलोसिटी मिली है, उस वेलोसिटी के कारण ये पार्टिकल इधर की तरफ जाना चाहता है। तो इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जाना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। भाई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स इसे रोकेगा। भाई इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स इस पार्टिकल को आगे जाने से रोकना चाहता है, पकड़ लेगा कि भाई नहीं जाने दूंगा। ये आगे की तरफ जाना चाहता है पार्टिकल, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ने इसे पकड़ लिया, इसे जाने नहीं देगा। और ये पार्टिकल अगर पकड़ के रखूं तो ये तो रोल करना चाहती है, ये तो रोटेट करना चाहती है ना, ये रोटेट करना चाहती है, और इस नीचे वाले पार्टिकल को इसने फ्रिक्शन ने पकड़ लिया है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, ये एक तरह का टॉर्क लगाएगा इसके ऊपर, ये टॉर्क लगाएगा। तो ये रोटेट करना चाहती थी, ये रोटेट करना चाहती थी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ने इस नीचे वाले पार्टिकल को पकड़ लिया है। अगर ये स्लाइड नहीं कर रही है, भाई सुनिए ध्यान से, अगर ये स्लाइड नहीं कर पा रही है, मतलब फिसल नहीं रही है, अगर ये मान लीजिए जैसे आप ब्रेक्स लगा देते हैं ना, टायर जाम हो जाता है तो आपकी साइकिल, बाइक, कार स्किड करती है, मतलब टायर घूमना बंद कर देता है, फिर भी सड़क पर स्किड कर जाती है, स्लाइड हो रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गया वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए स्लाइड नहीं कर रही है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक कॉइन अगर छोड़ दिया जाए तो वो रोल कर कर नीचे भाग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो गया, रोल करने के साथ साथ वो स्लिप भी कर रहा है, फिसल रहा है, फिर वो प्योर रोलिंग नहीं है। स्लाइडिंग हो रही है तो वो प्योर रोलिंग नहीं है। मैं प्योर रोल की बात कर रहा हूं भाई, कि रोलिंग मोशन कब होगा, स्लाइड नहीं करनी चाहिए। कब? जब ये नीचे वाला पार्टिकल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जब ये नीचे आया है, रेस्ट पर है भाई। मतलब ये जब रोटेट करना चाहती है, ये चाहती है कि ये पार्टिकल इधर की तरफ भागे, बट फ्रिक्शन इसे नहीं जाने दिया। तो ये तो एक तरह से रेस्ट पर था, उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं बस, जब ये ग्राउंड के टच में है। ये थोड़ी सी रोटेट करना चाहती है, ये पार्टिकल जा नहीं पा रहा, तो ये रोल कर जाएगी, मतलब ये आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पार्टिकल को पकड़ के रखूंगा ना, तो अगला पार्टिकल घूमकर नीचे आना चाहता है, तो ये आगे तो गया नहीं, ये ऊपर अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, आगे अगला पार्टिकल नीचे आ जाएगा। तो जो भी पार्टिकल सबसे नीचे होगा, ग्राउंड फ्रिक्शन के कारण उसे पकड़ लेगा, उसे पीछे नहीं जाने देगा, तो वो हमेशा किस पर रहेगा, रेस्ट पर, और ये रोल करेगी, ये रोल करेगी, ये घूमेगी भाई। एक ही जगह पर ये रोटेट करना चाहती थी। आपने डबल स्टैंड लगाया था, साइकिल, बाइक वगैरह को स्पीड दी थी, पिछला टायर एक ही जगह पर घूम रहा था। अगर आप ऐसे घूमते घूमते में डबल स्टैंड को हटा दें, जैसे ही पहिया ग्राउंड के टच में आएगा, नीचे वाले पार्टिकल को फ्रिक्शन पकड़ लेगा, और भाई वो रोल कर वो रोटेट करना चाहता है पहिया, बट नीचे वाले पार्टिकल को सरफेस पकड़ लेगा, रोल कर जाएगी, पहिया
घूमकर आगे जाएगा, कहने का मतलब स्कूटी बाइक आगे जाएंगी इस तरह से। यही तो होता है भाई व्हील के अंदर। और जब ये रोल कर कर आगे चलने लगेगी भाई, जब ये रोल कर कर आगे बढ़ने लगेगी तो इसके अंदर अभी तक तो सिर्फ रोटेशनल मोशन था, एक ही जगह पर रोटेट कर रही थी तो सिर्फ रोटेशनल मोशन था। लेकिन अगर एक ही जगह पर रोटेट कर रही थी, सिर्फ रोटेशनल मोशन था, ये पार्टिकल रोटेशन के कारण वेलोसिटी है, इस पार्टिकल की रोटेशन के कारण वेलोसिटी थी, ये पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट पर है और सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं थी भाई, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगाया, टॉर्क लगाया इस तरह से घुमाने के लिए। सेंटर ऑफ मास अभी किस पर था? रेस्ट पर। लेकिन अब जब ये ग्राउंड के टच में आएगी, ये रोल करने लगेगी, रोल करेगी तो ये पूरा का पूरा व्हील आगे जाएगा, तो यानी इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। तो जब इसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जाएगा, सेंटर ऑफ मास में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, रोल करने के बाद ये थोड़ी आगे पहुंच जाएगी, यानी ये सेंटर ऑफ मास यहाँ की बजाय थोड़ा आगे आ जाएगा। इस सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी है, उसे v सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं भाई। सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के अंदर। ये रोल कर कर आगे जाती जाएगी, सेंटर ऑफ मास ऐसे 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 आगे चलता रहेगा। सेंटर ऑफ मास के पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये सिर्फ रोल कर रही है, स्लिप नहीं कर रही है, अगर ये पार्टिकल बिल्कुल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चिपक जाता है, ये घूमकर आगे जा रही है, ये टायर स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप कैसे? कीचड़ में अगर गाड़ी आ जाए, अगर कीचड़ में गाड़ी आ जाती है भाई, अगर मड किसी कीचड़ के अंदर गाड़ी चली जाती है, आप स्पीड बढ़ाते हो, आप पहिए को रोटेट कराना चाहते हो, पहिया रोटेट होना चाहता है, और भाई मड में फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फ्रिक्शन इस पार्टिकल को पकड़ के नहीं रख पाता और इसलिए पहिया एक ही जगह पर रोटेट करने लगता है, आगे नहीं बढ़ पाती गाड़ी, क्योंकि रोल थोड़ी कर रहा है। रोल करने का मतलब है रोल कर कर आगे जाए। जैसे अगर इस मार्कर को यूं बेंच पर चौक को यूं छोड़ दिया जाए, वो रोल कर कर आगे जाएगा। तो इस तरह से मड में फ्रिक्शन कम हो जाता है, ये पार्टिकल रुक नहीं पाता, आगे भाग जाता है, तो ये एक ही जगह पर रोटेट करता रहता है, पहिया कीचड़ से निकल नहीं पाती गाड़ी। फिर हम फ्रिक्शन को कम करने बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ईंट डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं वहां पर गाड़ी निकालने के लिए। और जब ये फ्रिक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे सड़क पर ये पार्टिकल नहीं जा पाता आगे, तो ये क्या करती है? रोल। अगर प्योर रोल कर रही है भाई, सिर्फ रोल कर रही है, स्लाइड नहीं कर रही है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आई है, ये इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ओमेगा आर के इक्वल है भाई। तो ये वेलोसिटी ओमेगा आर के इक्वल है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो ओमेगा इंटू में आर के इक्वल है मैग्नीट्यूड में। अब आप ये सोचिए ध्यान से भाई, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही है भाई। सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है अगर इस डायरेक्शन में, तो हर पार्टिकल की इसी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है भाई। गाड़ी के टायर का कोई पार्टिकल पीछे तो नहीं छूट जाएगा, जब पहिया रोल करेगा तो गाड़ी आगे जाएगी, सारे पार्टिकल आगे जाएंगे, यानी हर पार्टिकल की एक लीनियर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। और प्लस क्योंकि ये रोटेट कर रहे थे पार्टिकल, इस कारण से इनकी रोटेशनल वेलोसिटी भी है। जैसे ये पार्टिकल ऊपर था, इसकी रोटेशन के कारण वेलोसिटी है ओमेगा आर, और क्योंकि ये पूरा का पूरा व्हील आगे जा रहा है, तो हर पार्टिकल आगे जा रहा है। इसका मतलब इसकी एक वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है उतनी वेलोसिटी भी है इसके पास, यानी इसकी टोटल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है उससे दुगनी वेलोसिटी से ये ऊपर वाला पार्टिकल आगे जा रहा है। ये मत सोचिए भाई अलग अलग वेलोसिटी कैसे,
भाई ये तो अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के कारण कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। और ये जो पार्टिकल ऊपर वाले ये रोटेट भी कर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, तो डबल काम कर रहे हैं ना भाई ये, तो इसलिए ज्यादा वेलोसिटी मिली है इसको। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो पार्टिकल ऊपर है उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से डबल होती है। सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है, ये बॉडी चल रही थी आगे, और उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये रोटेशन के कारण वेलोसिटी इधर की तरफ है और सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये सबसे बॉटम में जो पार्टिकल बैठा है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई है सिर्फ उस इंस्टेंट के लिए जब ये ग्राउंड के टच में आया है भाई, जब ये ग्राउंड के टच में आया है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये नीचे वाला पार्टिकल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तभी रोलिंग हो पा रही है, नहीं तो स्लाइड करता है। तो ये नीचे वाला पार्टिकल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेस्ट पर है क्योंकि रोटेशन के कारण वेलोसिटी इधर की तरफ है और सेंटर ऑफ मास उधर जा रहा है, पूरी बॉडी उधर जा रही है, तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेस्ट पर है। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से डबल है। अगर सिर्फ रोलिंग मोशन हो रहा है भाई, तो आप ये फैक्ट याद रखें कि सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, टॉप पर जो पार्टिकल बैठा है वो पार्टिकल टॉप पर जो पार्टिकल बैठा है, तो ये ए पॉइंट पर टॉप पर जो पार्टिकल बैठा है वो डबल वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और ये जो बॉटम में पार्टिकल बैठा है ये रेस्ट पर है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। और ऐसे किसी पार्टिकल की बात करूं भाई, रोटेशन के कारण इसकी वेलोसिटी थी v इस डायरेक्शन में टेंजेंट डाला, सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ जा रहा है, तो ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में जा रहा है सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी से, और इन दोनों का रिजल्ट इसका कहीं बीच में आएगा भाई। ये इसकी वेलोसिटी है, ना तो ये डबल कहीं जा सकती है, ना ये सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी के ऊपर है, और ना ही ये जीरो है, होगा कुछ रिजल्ट भाई इसका। तो हर पार्टिकल जो इस व्हील के अंदर है उसके पास दो वेलोसिटी है जब ये रोल कर रही है, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, पूरी बॉडी आगे मूव कर रही है, तो जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है। और रोटेशन के कारण ये किसी सर्कल में घूम रहा है, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट डालूं तो वो रोटेशन के कारण इसकी वेलोसिटी है, और उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो नेट वेलोसिटी होगी। तो इस केस में क्या बना कि सेंटर ऑफ मास वाले पर रोटेशन की कोई वेलोसिटी नहीं है, सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी है। ऊपर जो पार्टिकल है उसकी रोटेशन के कारण और सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई है, डबल हो गई है। इसमें रोटेशन के कारण वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन हो गई है, ये उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेस्ट पर आ गया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के वे। ये जैसे ही पार्टिकल थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ेगा, अगला पार्टिकल नीचे आ जाएगा, वो रेस्ट पर होगा। तो इस तरह से वेलोसिटी तीन पार्टिकल्स की इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ऊपर वाला डबल स्पीड से, सेंटर ऑफ मास कुछ v स्पीड से, और नीचे बॉटम में जो पार्टिकल है वो जीरो रेस्ट पर है वो पार्टिकल। तो ये रोटेशन की खास बात, रोलिंग मोशन की खास बात आपको समझ में आई हो गई। रोलिंग मोशन में स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए विदाउट स्लिपिंग, में स्लिप नहीं करनी चाहिए, स्लाइड नहीं करनी चाहिए, तो सिर्फ रोल कर रही है एक ऑब्जेक्ट। तो रोलिंग मोशन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था रोलिंग मोशन का, कि एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पर क्या बताना है आपको, एक्सेलरेशन बताना है। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन से एक रिंग को रिलीज किया, एक डिस्क को रिलीज किया और एक स्फीयर को रिलीज किया, तीनों का मास सेम था, तीनों का रेडियस भी सेम था, कौन पहले नीचे पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसकी फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पर ज्यादा होगी, ऐसे कुछ जवाब देने हैं भैया। और ऐसे कुछ जवाब आपको देने के लिए भाई पहले आपने एक इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर किया इस तरह से,
तो इसे डार्क कर देते हैं भाई, ये ग्रीन कलर थोड़ा कम दिखाई देता है तो हम इसे ब्लू से जान लेते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, और इस इंक्लाइंड प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया हुआ इस तरह से। तो इंक्लाइंड प्लेन पर थीटा एंगल बनाया हुआ इस तरह से इसने, तो इंक्लाइंड प्लेन पर कुछ थीटा एंगल इसने बनाया हुआ है, और इस पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी या फिर एक कॉइन है, डिस्क है या कोई रिंग है भाई, उसे रिलीज किया गया इस तरह से, और ताकि ये क्या करे भाई, रोल करे भाई इस तरह से। तो एक डिस्क को, एक रिंग को या एक सिलेंडर, बेलन होता है ना, चौक होता है ना, बॉटल होती है, सिलेंडर है, इन्हें रोल करा दिया इस तरह से। रिंग पहनते हैं, वो एक रिंग तो है ही, और एक कॉइन क्या है, डिस्क है भाई। तो इसका मास m है, तो m अगर मास है तो ये सेंटर ऑफ मास रहा भाई इसका, यहाँ सेंटर ऑफ मास रहा, तो भाई ये इसका वर्टिकली डाउनवर्ड क्या दिखाइए आप, mg। भाई किसी भी सरफेस पे रख दूं, हमेशा mg वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है mg। इस रिंग का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, और सरफेस के परपेंडिकुलर इसे क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स मिलेगा। सरफेस के परपेंडिकुलर इसे रिएक्शन फोर्स मिलेगा। मैं R से रिएक्शन को डिनोट करता था, मैंने इस बार इस रिंग के रेडियस को, इस रिंग या डिस्क या सिलेंडर के रेडियस को या स्फीयर के रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करूंगा, इसलिए मैंने इस बार क्या कर दिया, ये जो रिएक्शन होता है, इस नॉर्मल रिएक्शन को मैंने n से डिनोट कर दिया। मैंने इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या किया है, n से डिनोट कर दिया इस तरह से। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो सरफेस से परपेंडिकुलर रहा होगा, mg इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रहा होगा। इंपैक्ट समझने के लिए कि क्या होने वाला है, मैंने क्या किया भाई, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लिया और जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जो सरफेस के पैरेलल हो गया है। यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, तो आप जानते हैं यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा। मैं ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा इस तरह से भाई, थीटा एंगल बनेगा। तो इधर लिखा जा सकता है mg cos थीटा, और इधर लिखा जा सकता है mg sin थीटा। इस तरह से रिजोल्व कर दिया। रिजोल्व करने के बाद पहली बात क्या लिखी जा सकती है, ये n ऊपर है, mg cos थीटा सामने है, n बराबर लिखा जा सकता है किसके, mg cos थीटा के। ये इक्वेशन नंबर क्या रही, 1 रही भाई इस तरह से। mg sin थीटा बिल्कुल कहां पर लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। mg sin थीटा कहां पर लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। mg sin थीटा सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करना चाहता होगा। इस रिंग को, डिस्क को mg sin थीटा नीचे खींचना चाहता है, स्लाइड कर कर बुलाना चाहता है, लेकिन बिल्कुल जो ये बॉटम वाला पार्टिकल है, ये सरफेस के टच में है। ये बिल्कुल बॉटम वाला जो पार्टिकल है, ये सरफेस के साथ टच में है, और इस पार्टिकल को पकड़ लिया है इंक्लाइंड प्लेन ने, सरफेस ने, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया है भाई, फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया है। ये फ्रिक्शन फोर्स इस पार्टिकल को पकड़ के रखना चाहता है, और mg sin थीटा इसे नीचे लाना चाहता है। mg sin थीटा इसे अगर नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो ये तो mg sin थीटा खींचकर नीचे लाना चाहता है, वो तो सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है mg sin थीटा, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करना चाहता है। बट ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इसका, सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस पार्टिकल पर एक फोर्स F लगाया है फ्रिक्शन फोर्स में, और सेंटर ऑफ मास से ये जो डिस्टेंस हो गया इस पार्टिकल का, सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस हो गया इस पार्टिकल का, वो रेडियस के इक्वल हो गया। फ्रिक्शन फोर्स ने क्या लगाया है, टॉर्क लगा दिया इसके ऊपर, ये घूम जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स ने इस नीचे वाले पार्टिकल को पकड़ दिया, नीचे भागना चाहता है, इस फोर्स का रोल करेगा, ये क्या करेगा, रोल करेगा।
रोलिंग, प्योर रोलिंग होगी अगर, तो नीचे वाला पार्टिकल किस पे होगा, रेस्ट पर रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में होगा। अब अगर मान लो ये ए एक्सेलरेशन से, भाई नेट फोर्स लग रहा होगा अगर, तो नेट फोर्स लग रहा है तो ए एक्सेलरेशन से ये रिंग, कॉइन, सिलेंडर, स्फीयर जो भी है, ए एक्सेलरेशन से नीचे भागना चाहेगा भाई। एक्सेलरेशन इसके अंदर है तो mg sin थीटा नीचे की तरफ लगा भाई, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इसे रोकना चाहता है और इज इक्वल टू इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन। भाई नेट फोर्स की इक्वेशन लगाई है मैंने, तो कुछ ज्यादा नहीं लगाया इस तरह से, तो नेट फोर्स की इक्वेशन लगा दी भाई मैंने इस तरह से। ये फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं भाई मैं, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई, सेकंड बन गई भाई। नॉर्मल रिएक्शन सीधा बराबर mg cos थीटा की फर्स्ट इक्वेशन, और mg sin थीटा नीचे बुला रहा है, फ्रिक्शन फोर्स रोकना चाहता है, माइनस कर दिया, नेट फोर्स की इक्वेशन बन गई, बराबर लिख दिया मास इनटू में किसके, एक्सेलरेशन के। इसके बाद भाई जो है वो क्या किया जाए, थोड़े सा रोटेशन का यूज किया जाए। टॉर्क, इस ये रोल कर रही है क्योंकि इस पर टॉर्क लगा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स R क्रॉस F होता था, फ्रिक्शन फोर्स F लगा है, और जिस पार्टिकल पर फ्रिक्शन फोर्स लगाया गया है उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैपिटल R रेडियस के इक्वल है। फ्रिक्शन फोर्स ने टॉर्क लगाया है इसके ऊपर, तभी तो ये घूम रही है, रोल कर रही है। आप ये कहेंगे mg sin थीटा ने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि mg sin थीटा तो देखो ना सीधा कहां लग रहा है, सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास पर। ये रोटेट कर ही करा सकता, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करना चाहता होगा mg sin थीटा सिर्फ, भाई यही तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है ना। तो टॉर्क किसने लगाया है, फ्रिक्शन फोर्स ने लगाया है, तो फ्रिक्शन फोर्स और इनटू में एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना भाई, r रेडियस के इक्वल, इतना टॉर्क लगा और ये फ्रिक्शन फोर्स ने लगाया। और भाई मैं आपको बता दूं, टॉर्क ये फ्रिक्शन इनटू में r लिखा जा सकता है अगर इस रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, स्फीयर का, जो भी है ये, उसका I अगर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। भाई नीचे आने पर इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो एंगुलर स्पीड भी तो बढ़ रही होगी, तेज घूमना। ऊपर से रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, जैसे जैसे रोल करेगा एंगुलर स्पीड भी बढ़ती जाएगी, तो एक्सेलरेशन है अल्फा। तो भाई ये रिलेशन पिछले लेक्चर में पढ़ी हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बराबर रखे जा सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला F इनटू R भी लिखा जा सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा भी लिखा जा सकता है, फ्रिक्शन को I इनटू अल्फा अपॉन में R लिख सकता हूं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू I अपॉन में R। और भाई लीनियर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में R। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन में R। अल्फा को रिप्लेस कर दिया a अपॉन में r से, पहले से ही r है तो उसका r स्क्वायर होगा भाई। ये फ्रिक्शन की वैल्यू ले जाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये फ्रिक्शन की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1 सॉरी सेकंड इक्वेशन में ले जाकर क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए भाई। सेकंड इक्वेशन में ले जाकर पुट करेंगे जब आप, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू ये पुट कर दी भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में a और अपॉन में r स्क्वायर, और बराबर नेट फोर्स के मास इनटू में एक्सेलरेशन। mg sin थीटा को यहीं रखते हैं, ये वाले टर्म उधर भेज देते हैं ताकि इन दोनों में से एक्सेलरेशन कॉमन आ जाए। और भाई इससे भी पहले क्या कर देते हैं, इससे भी पहले पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा g sin थीटा, I अपॉन में ये m से डिवाइड होगा तो नीचे mr स्क्वायर आएगा, और इधर m से m कटकर a एक्सेलरेशन रह जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए हमें, तो अब g sin थीटा को तो यहीं रखिए, और ये टर्म उधर जाकर प्लस होगी, दोनों में से a एक्सेलरेशन कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में बचता है भाई 1
एक ही जगह बचा 1, इसमें से बचेगा आई अपॉन में एम आर स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर दीजिए भाई। तो इस तरह से लिखेंगे तो ए एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसे डिवाइड में लाइए, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन में एम आर स्क्वायर, आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का है कि इतने एक्सेलरेशन से ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसकी यहाँ पर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो जल्दी नीचे पहुँचेगा। अगर एक रिंग, डिस्क और स्फीयर तीनों को एक साथ रिलीज किया जाए तो कौन पहले नीचे पहुँचेगा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आई है, तो अगर ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया है तो मुझे अगर ये कंपेयर करना है कि कौन पहले नीचे पहुंचेगा, तो मैं तीनों के एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं रिंग की बात करूं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर का स्क्वायर। एम क्या है, मास, ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम हो जाएगा भाई, मास तो मास है भाई। मान लो एम आर स्क्वायर क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, रिंग का, इस एक्सिस पर, जैसे साइकिल का व्हील रहा है। तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिंग का, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जी साइन थीटा और डिवाइड में आई की जगह क्या पुट करेंगे, एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो जी साइन थीटा बाई 2 बचेगा, जी साइन थीटा बाई 2 बचेगा और 1/2 को 0.5 जी साइन थीटा लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके लिए आई है, रिंग के लिए आ गई है। जी की वैल्यू पुट कर दूं और थीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो एग्जैक्ट आ जाएगा। बट अभी हमें कंपेयर करना है, कुछ थीटा एंगल है, जी की वैल्यू अगर 9.8 कुछ है, इतना एक्सेलरेशन रिंग का होगा। अगर एक डिस्क की बात करी जाए तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसी एक्सिस पर बात करी जाए तो डिस्क का एक्सेलरेशन कितना होगा इज इक्वल टू, यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 पुट करूंगा आई की जगह, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कटेगा, 1/2 बचेगा, ऐड होने के बाद 3/2 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा, 2/3 और पहले से ही है यहाँ पर जी साइन थीटा। यानी अगर इसे मैं अगर सोल्व कर लूँ 2/3 को, तो ये 0.66 समथिंग यानी 67 समथिंग आएगा और जी साइन थीटा पहले से ही है। भाई कंपेयर करूं तो डिस्क का एक्सेलरेशन रिंग से तो ज़्यादा ही आया है, क्योंकि ये 0.5 था, यहाँ 0.67 है। तो एक जो डिस्क होगी वो रिंग से तो जल्दी आएगी नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा है। अगर एक स्फीयर की बात करी जाए, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर है, 2/5 mr स्क्वायर है और इसीलिए एक्सेलरेशन स्फीयर का आता है mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कटेगा, 2/5 है, L से लेने के बाद 7/5 होगा, 5 ऊपर जाएगा, 5/7 जी साइन थीटा और ये एक्सेलरेशन है। डिवाइड करने पर 7 7 जा 49, तो भाई ये 0.7 समथिंग आएगा जी साइन थीटा की टर्म्स में। तो भाई आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका आया, स्फीयर का आया है, इसलिए एक्सेलरेशन स्फीयर का सबसे ज्यादा है, एक्सेलरेशन स्फीयर का सबसे ज्यादा है, फिर एक्सेलरेशन डिस्क का है और फिर एक्सेलरेशन किसका है, रिंग का है। अगर मान लीजिए अगर सभी का मास और रेडियस क्या रहा हो, सेम रहा हो भाई, तो इस तरह से आपने ये एक्सेलरेशन की बात जान ली। अब कोई आपसे पूछे कि रिंग, डिस्क और स्फीयर सेम मास और सेम रेडियस के
एक साथ रिलीज करे जाए इंक्लाइंड प्लेन से, कौन जल्दी नीचे आएगा? भाई जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और ज्यादा एक्सेलरेशन पाया गया किसका? स्फीयर का। भाई एक और बात करते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, ये वेलोसिटी का जो जवाब था, ये वेलोसिटी का आंसर, ये जो नीचे कौन जल्दी पहुंचेगा, ये आंसर वेलोसिटी से भी दिया जा सकता है। कैसे? भाई ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस पर इस तरह की बॉडी अगर छोड़ दी जाए तो ये रोल कर ये रोटेट करेगी। भाई पहली बात तो भाई ऊपर से इंक्लाइंड प्लेन से इसे रिलीज किया गया है h हाइट पर किए, थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो h हाइट से इसे रिलीज किया जाए तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग में A पॉइंट से आपने इसे रिलीज किया तो यहाँ पर कोई इसकी वेलोसिटी नहीं थी, इसका सेंटर ऑफ मास किस पर था? रेस्ट पर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी? 0। ये रोटेट भी नहीं कर रही थी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी क्या थी भाई? 0। जैसे ही मैंने इसे रिलीज किया, इसका mg sin थीटा नीचे खींचेगा, फ्रिक्शन इसे रोल कराएगा, ये घूमेगी, एक्सेलरेट होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसका सेंटर ऑफ मास तेजी से नीचे आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी बढ़ने लगेगी और इसके रोटेट करने की भी बढ़ने लगेगी भाई। तो ये सिर्फ अगर ये एक ही जगह पर रोटेट कर रही होती तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती, सिर्फ स्लाइड कर आगे जा रही होती तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती, बट ये रोटेट भी कर रही है और ये आगे भी जा रही है, सेंटर ऑफ मास इसका मोशन में है, इसलिए इसके पास रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी है। कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट, और ये ओमेगा बढ़ती जाएगी। तो जब ये ग्राउंड पर पहुंची भाई, जैसे ही ये ग्राउंड पर पहुंची है तो ग्राउंड पर पहुंचकर ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई है, और ये v सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास की यहां वेलोसिटी कितनी हो गई है? v हो गई है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई है, ओमेगा भी मैक्सिमम हो गई है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी घट गई भाई। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी इसके पास mgh भाई, पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ इसके पास mgh, और यहाँ पहुंचकर वो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए भाई। हाइट पर जब ये थी तो mgh पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पहुंचने के बाद ये हाफ m इसका मास, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूं तो हाफ m v स्क्वायर क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और प्लस भाई मैंने आपको डेरिवेशन कराया था पिछले लेक्चर में, हाफ i ओमेगा स्क्वायर क्या होगी? इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भाई सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है हाफ m v स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, रोटेट भी तो कर रही है साथ साथ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, इसलिए इसके पास में mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ। भाई मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकता हूं मास इनटू में रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एक ऐसा डिस्टेंस जहां वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा भाई। के अगर रेडियस ऑफ गायरेशन है तो m के स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। और ओमेगा को आपको पता है v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू में क्या होता है? r होता है। तो v ओमेगा इनटू में r होता है, r इसका रेडियस है, तो मैं ओमेगा को लिख सकता हूं v सेंटर ऑफ मास और बटे में r का स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पर इस तरह से।
एम जी एच इज इक्वल टू, भाई इस पूरी इक्वेशन में से हाफ कॉमन आएगा, मास कॉमन आएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर कॉमन आएगा, और भाई यहाँ पर ब्रैकेट में बचता है, यहाँ से तो बचा 1 प्लस यहाँ से बचा k रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होकर क्या आया है, r का स्क्वायर आया है। इस तरह से मास से मास कैंसिल कर दूं, मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी नीचे पहुंचकर। तो भाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2gh हो जाएगा, ये वाले टर्म डिवाइड में भेजूंगा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, और v का स्क्वायर था तो अंडर रूट कर दीजिए। भाई ये एक्सप्रेशन रहेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का, ये एक्सप्रेशन रहेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का। तो भाई रिंग है अगर मान लो, तो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा वो पुट करिए यहाँ पर। डिस्क है तो डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन, स्फीयर है तो स्फीयर, कैसे रेडियस ऑफ गायरेशन आता है, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का, एम के स्क्वायर के इक्वल टू एम से एम कटा, अंडर रूट करने पर के इक्वल टू आर आ गया। डिस्क के केस में एम आर स्क्वायर बाई 2 बराबर है एम के स्क्वायर के की वैल्यू आर बाई रूट 2 आ गई थी, वो यहाँ पुट करिए। सबकी वेलोसिटी जान सकते हैं आप कितनी होगी नीचे पहुंच कर गए। तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, और ये भी बता सकते हैं कि कौन नीचे पहुंचेगा या कौन ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी। इनिशियल वेलोसिटी सबकी क्या थी, 0, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाया है यहाँ पर, एनर्जी लगाया है। तो गाइस ये सारी बातें इस 7वें चैप्टर में हमें पढ़नी थी, अभी वो पोर्शन नहीं पढ़ा हमने जो सिलेबस में कट गया, और 8वें चैप्टर को अगली बार मैं स्टार्ट करूंगा, ग्रेविटेशन को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। संडे को टेस्ट रखेंगे इस चैप्टर का, हम बड़ा सुंदर टेस्ट रखेंगे, और मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा कि किस टॉपिक पर रखेंगे। थैंक्स गाइस।